हाय गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स एंड जो भी बी होल्डर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। और जो जॉब में है, जो जॉब में जाने वाले हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज मैं HVAC के ऊपर एक ख़ास डिस्कशन है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और वो डिस्कशन इसके लिए मैंने लाइट में लिया क्योंकि कुछ समय पहले मैंने उस पर एक वर्कआउट कर रहा था और उस पर कुछ वैलिडेशन रिलेटेड काम चल रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो जो लोग जॉब में जाने वाले हैं तो जो जॉब में हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा HVAC रिलेटेड ये सब्जेक्ट। तो इसमें मुझे बताना ये है कि जिन लोगों को HVAC में इंटरेस्ट है, मतलब एज ए जॉब, एज ए HVAC इंजीनियर, उनके लिए भी ये अच्छा डिस्कशन रखा है मैंने। और जो लोग इसमें बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी है, दोनों के लिए स्कोप बता देता हूँ। अब बात रही है कि अगर आपको HVAC इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि HVAC के लिए जो बेस्ट इंजीनियर अगर आपको बनना है तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनियों में ही इसकी जॉब करके आप उसको बेस्ट तरीके से नॉलेज लेके अपनी स्किल को बढ़ा के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मैंने इसलिए बोला है कि फार्मास्यूटिकल क्या है, उसकी जो क्लीन रूम है तो मोस्टली फार्मा इंडस्ट्री क्या है, मार्केट में बहुत है। ऑल इंडिया लेवल पे देखने जाओ चाहे विदेशों में देखने जाओ तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हद तक है, काफ़ी बृहद स्कोप भी है उसमें और है ऐसा। ठीक है। दूसरा अगर आप देखने जाओ तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स वगैरह के टूल डिज़ाइनिंग होती है या उनकी प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पे जो HVAC होती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। और तीसरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर का जो पावर प्लांट होता है वहाँ पे भी होती है HVAC की, अच्छा खासा स्कोप है वहाँ पे भी। लेकिन अगर रफ तरीके में बोलने जाओ एस्टिमेटेड, तो सबसे बेस्ट है कि फार्मास्यूटिकल में ही आप देखिए क्योंकि फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो यहाँ पर आप जो HVAC इंजीनियर का जॉब करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलती है। अच्छा, HVAC इंजीनियर की जॉब, HVAC इंजीनियर का बिजनेस, ये दो टॉपिक हैं। तो इन दोनों टॉपिक में आपकी अपनी चॉइस रहेगी। जिन लोगों को बिजनेस के तौर पे HVAC देखना है तो वो उनके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि HVAC का बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। अब तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे उनको कुछ ऐसे पार्टिकल प्रोसेसिंग रहते हैं या ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोसेसिंग होती है जहाँ पे उनको पार्टिकल कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग पर्टिकुलर रूम में बहुत कंट्रोल एयर रहती है, काफ़ी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत होती है कि कंट्रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहे, कंट्रोल टेम्परेचर है, कंट्रोल डिफरेंशियल प्रेशर भी रहता है उनका। क्योंकि उस पर्टिकुलर रूम में जाने के लिए वहाँ पर वो लोग पॉजिटिव प्रेशर रखते हैं कि नेगेटिव प्रेशर रखते हैं, वो मायने रखता है कि जिससे कि बाहर का कंटामिनेशन उस रूम में न जा सके। जैसे टूल रूम डिज़ाइन वगैरह, जहाँ टूल डिज़ाइन होती है वहाँ पे भी HVAC का स्कोप अब होने लगा है, जो कि पहले नहीं होता था। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो लोग जॉब कर रहे हैं एज ए HVAC इंजीनियर तो उनको अच्छा स्कोप मिल जाता है, अच्छा नॉलेज भी हो जाता है। और उसमें वैलिडेशन, जो HVAC की जो वैलिडेशन होती है वो भी काफ़ी बड़ी स्कोप में होती है और उसकी बहुत सारे गाइडलाइन होती हैं। तो मोस्टली जो HVAC के लिए जो गाइडलाइन होती हैं वो ISO की ही रेफ़र की जाती है। ठीक है, ISO का ही रेफ़र होता है। ठीक है, 14644 जो है ISO की गाइडलाइन, आप देखिए उसमें चैप्टर 1 2 3 करके सब दिया हुआ है। तो वो सभी HVAC के लिए ही स्पेसिफिक वो गाइडलाइन बनी है। उस गाइडलाइन के हिसाब से हर एक फार्मा इंडस्ट्री में HVAC का वैलिडेशन किया जाता है, पूरे सिस्टम का वैलिडेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे वैलिडेशन करना क्यों है, तो आपकी किसी चीज़ को वैलिडेट क्यों करना रहता है? क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के बाद कोई चीज़, चाहे उधर इक्विपमेंट हो, डिवाइस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, लॉन्ग टर्म यूज़ होने के बाद ना धीरे धीरे उसमें डिटोरिएशन होता है, मे बी क्वालिटी डिटोरिएट होने का एक चांस होता है। तो वैलिडेशन के थ्रू हमको उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, रिजल्ट्स परफॉर्म करके देखे जाते हैं कि आपका सिस्टम जो आपने इनिशियली स्पेसिफाई किया था, जो डिज़ाइन किया था, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको इंस्टॉल किया था, वो वैसा आउटपुट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से HVAC का जो वैलिडेशन होता है वो इंडस्ट्री के अंदर ही होता है। तो जो HVAC इंजीनियर होते हैं फार्मास्यूटिकल प्लांट के, अदर प्लांटों के, वो लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाते हैं। क्योंकि जो HVAC के लिए जो वैलिडेशन के लिए उसके जो वैलिडेशन होती है ना, उसके लिए जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, जिन डिवाइसों की ज़रूरत होती है, जो टेस्ट किट वगैरह लगते हैं ना, तो वो
कोई कंपनी अपने पास रख करके उसका रख रखाव करना, उसका हाउसकीपिंग करना, उसको मेंटेन करना, उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत हार्ड टास्क होता है। तो ऑलमोस्ट 99% इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, एच का वैलिडेशन थर्ड पार्टी को देती हैं। तो यही जो थर्ड पार्टी को दिया जाता है ना, वही एच के बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है। तो वो जो एच के जो बिजनेस करते हैं ना, वही लोग आकर के इंडस्ट्री के अंदर एच का वैलिडेशन करते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि इंडस्ट्री का जो खुद का जो उनका इंजीनियर है वो उनके साथ रहेगा, और जो एच का जो बिजनेस एज ए वैलिडेशन आके परफॉर्म करेगा इंडस्ट्री में, वो एज ए बिजनेस वाला हो गया। ठीक है। तो जो इंडस्ट्री में जो एच का इंजीनियर है उसका काम है कोऑर्डिनेट करना, और जो एच एज ए बिजनेस कर रहा है वो आकर के सारा वैलिडेशन परफॉर्म करेगा। तो जो एच का जो बिजनेस चलाते हैं वो लोग एच का इंस्टॉलेशन वगैरह सारा करते हैं। आपका एच यू का डिज़ाइन वगैरह करते हैं, एयर हैंडलिंग का डिज़ाइन करते हैं, और पूरा हीट लोड कूलिंग लोड कैलकुलेशन करके आपको पर्टिकुलर एएचयू का एयर हैंडलिंग का पूरा डिज़ाइन करके देते हैं कि उसमें आपका किस साइज़ का ब्लोअर फैन लगेगा, कितने सारे फिल्ट्रेशन लगेंगे, हेपा फिल्टर का इंस्टॉलेशन वगैरह सब करके वो लोग एक पूरा एएचयू आपको बना के देते हैं, एचवीएसी की जो बिजनेस वाले हैं। उसके बाद जब 1 साल हो जाता है तो आपको उसी एएचयू का वैलिडेशन करना पड़ता है। एवरी ईयर आपको एच सिस्टम, आपका जो एच सिस्टम उसको वैलिडेट करना पड़ता है कि वो रिक्वायर्ड एयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एयर चेंज जो एच में हो रहे हैं कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपकी हेपा की जो फिल्टर लगी हुई है उसकी इंटीग्रिटी टेस्ट करनी पड़ती है कि वो जो जिस इफिशियंसी और जिस रेटेड सीएफएम के लिए उसको डिज़ाइन किया हुआ है वो उतना एयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, उतना क्लीन एयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है प्रोसेसिंग रूम में। उसके बाद जो है एएचयू के लीकेज टेस्ट किए जाते हैं, एएचयू के पार्टिकल काउंटिंग की जाती है एचवीसी सिस्टम की, कि पर्टिकुलर उस रूम में कितने पार्टिकल्स हमको अलाउ करने हैं, उतने ही आ रहे हैं कि उससे ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कंटामिनेशन बढ़ रहा है आपका। उसकी रिकवरी टेस्ट होती है कि सपोज करो सडनली पावर चला गया, एएचयू आपका बंद हो गया, तो आपका जो प्रोसेसिंग रूम है वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, पार्टिकल काउंट बढ़ सकता है, तो ये सभी चीज़ें, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो आपका पावर आने के बाद, रिकवरी के बाद एएचयू कितने देर के अंदर लिमिट के अंदर पार्टिकल मेंटेन करना चालू करेगा, तो ये सब भी टेस्ट होते हैं। तो मल्टीपल मिला जुला करके काफ़ी टेस्ट होते हैं। फिर स्मोक टेस्ट वगैरह भी किया जाता है कि लीकेज चेक करने के लिए कि आपके एएचयू में कितने लीकेज हैं, कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं प्रोसेसिंग रूम में। तो इस तरीके से जो एचवीएसी की जो वैलिडेशन है वो थर्ड पार्टी करती है। अब उसमें कई बार क्या होता है कि कई कंपनियां क्या करती हैं कि जिनसे एएचयू इंस्टॉल करवाए रहते हैं ना, वो लोग एच का वैलिडेशन करें कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है। कुछ कुछ बिजनेस वाले क्या करते हैं, सिर्फ एयर हैंडलिंग यूनिट इंस्टॉलेशन करते हैं और उसका वैलिडेशन करने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वो एच डिज़ाइन करके आपको आपकी कंपनी में लगा करके चले जाएंगे, बाद में वैलिडेशन के लिए आप किसी और पार्टी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस वाला स्कोप इस साइड में। और जो इंडस्ट्री का खुद का जो इंजीनियर होता है एच का, वो क्या करता है, एएचयू के फिल्टर वगैरह क्लीनिंग की जिम्मेदारी लेता है, डिफरेंशियल प्रेशर रूम में मेंटेन हो रहा है कि नहीं मेंटेन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन हो रही कि नहीं मेंटेन हो रही उसकी जिम्मेदारी लेता है, उनके काम करता है। और उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है, जो रूटीन के जो डॉक्यूमेंट वगैरह भरने रहते हैं, वो सब देखता रहता है। ठीक है। तो ये साइट पे जो एएचयू का इंजीनियर है वो सब उसका काम रहता है, तो वो सब अपना देखता रहता है। एएचयू से रिलेटेड और भी इक्विपमेंट होते हैं, चिलर होते हैं, फिर डिह्यूमिडिफायर वगैरह भी लगे रहते हैं प्लांटों में। तो ये एएचयू के इंटीग्रल पार्ट तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एएचयू खुद एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। बाकी के जो डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट है, वो उसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं आपके ओवरऑल रिजल्ट को पाने के लिए। सिर्फ आप एयर हैंडलिंग यूनिट लगा के छोड़ देंगे, सोचेंगे नहीं मेरा काम हो गया, नहीं। आपको क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट कुछ हद तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, बट अगर आपको बहुत नीचे चाहिए, 25-30 आर चाहिए, तो आपको अलग से ड्यूमिडिफायर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो लगाना ही पड़ता है। एएचयू के अंदर कूलिंग मेंटेन करने के लिए आपको चिलर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से आपका को एएचयू के कूलिंग कॉइल में जो आपको ठंडा पानी सर्कुलेट करना है तो वो चिलर से ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर कूलिंग टावर की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो एएचयू एज ए स्टैंड अलोन कोई एयर हैंडलिंग सिर्फ एयर हैंडल कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी
और डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने प्रीवियसली सारे वीडियो को अलग अलग मैंने आपको बताया हुआ है कि ये चूक कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होते हैं, चिलर का फंक्शन कैसे होता है, कूलिंग टावर का फंक्शन कैसे होता है, ये सभी मैंने आपको बताया हुआ है। डीह्यूमिडिफायर कैसे काम करता है वो वीडियो भी बनाना बाकी है, तो मैं नेक्स्ट शेड्यूल में बना करके आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ कहना है कि स्कोप जो होती है, वैल्यूज़ अगर देखने जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एचवीएसी इंजीनियर की सैलरी का कोई बहुत ज़्यादा बृहद स्कोप नहीं है। मतलब ठीक है, अच्छी सैलरी है, नॉर्मल भी कह सकते हैं, अच्छी भी कह सकते हैं, बट जो एचवीएसी का जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनकी कमाई करोड़ों में हो जाती। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है और इतनी फार्मा इंडस्ट्रीज़ वन बाय वन होते जा रही है ना, कि एचवीएसी और एचयू इंस्टॉलेशन वाले जो बिजनेस वाले हैं उनको काफ़ी मोटी कमाई हो रही है उनकी। क्योंकि एक एचयू को इंस्टॉल करने के लिए उसके पीछे उनकी कॉस्टिंग, सपोज करो अगर 10 लाख रुपए उनको आ रही है, तो ये मान के चलो कि उनका टोटल कॉस्ट 5 साढ़े 5 तक ही है, बाकी के 4.5 वो एज ए बिजनेस वो कमा रहे हैं। रियल इट्स अ फैक्ट। हाँ, मतलब इसमें कोई झूठ बात नहीं है, यह मुझे पता है क्योंकि हमने सारी स्टडी की हुई है। टोटल कॉस्टिंग निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि एटलीस्ट डबल की कमाई है। अगर इन्वेस्ट किया है 10 लाख तो मिलता है उनको, कमाते हैं 20 तक, ये फैक्ट है। तो तो जो लोग एज ए बिजनेस इसको मतलब अगर करना चाहते हैं एचवीएसी का, तो उनके लिए बहुत अच्छा है और काफ़ी मोटी कमाई। हाँ, लेकिन ये है कि बिजनेस में देखिए ऊपर नीचे होता है, फिर आपको मार्केट से काफ़ी क्रेडिट लेनी पड़ती है, क्योंकि आप जहाँ पर एचवीएसी का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बड़ा लंबा टास्क होता है, तो आपके बिल और पेमेंट अटके रहते हैं, 6-6 महीने चले जाते हैं, कंपनियाँ देती नहीं है, तो ये सब उसमें लगा रहता है, ठीक है। तो ये झेलने की ताकत उनमें होनी चाहिए। बाकी अगर एज ए साइट इंजीनियर वर्सेस अगर मैं एचवीएसी बिजनेस इंजीनियर की बात करूँ, तो एचवीएसी बिजनेस इज़ द कंपेरेटिव टू मच हाई स्कोप। लेकिन वही है कि सब संभाल सकते कि नहीं संभाल सकते, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और दूँ कि अगर आप सोचे, सपोज करो कि कोई एक आदमी है एचवीएसी का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एक बात, और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसके यहाँ एचवीएसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये दो चीज़ आप ध्यान रखो। फिर फार्मास्यूटिकल का एक इंजीनियर जो उसका एम्प्लॉय है, फिर ऐसे ही जो एचवीएसी का जो बिजनेस वाला उसका भी खुद का एक इंजीनियर तो रहेगा, एक रहेगा, दो रहेगा, 5 रहेंगे। अगर इन दोनों में आप सैलरी का कंपैरिजन करेंगे ना, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो एचवीएसी इंजीनियर है उसकी सैलरी ज़्यादा रहेगी उसके कंपेरेटिव। हाँ, ये तो लिखित बात है और यही रहेगा, और ये आगे वाले भविष्य में भी यही रहेगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होना है। क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है वो स्मॉल स्केल में कर रहा है, वो कोई इंडस्ट्री नहीं है एचवीएसी। वो क्या कर रहा है, 4-5 इंजीनियर रख लिया, 1-2 फिटर रख लिया, एक आध इलेक्ट्रिकल रख लिया, पीएलसी एचएमआई वाला 8-10 आदमी उसका रेडी हो गया टीम ने, तो वो ऑल इंडिया घूम के अपना काम करते रहता है। 10 लोगों को पगार देना है, कॉस्टिंग निकालनी है मटेरियल का, करके काफ़ी मोटा मुनाफा वो अपने पास ही रखता है जो एचवीएसी का बिजनेस करता है। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एचवीएसी का इंजीनियर है उसकी तो चलो सैलरी हर साल बढ़ती रहेगी, 3-4 साल के बाद वो अपना जॉब चेंज करेगा तो उसको और अच्छी सैलरी मिलती जाएगी। और फार्मास्यूटिकल में एचवीएसी की रिक्वायरमेंट काफ़ी डेडिकेटेड हो चुकी है। अब तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं पता है आपको, डेडिकेटेड एचवीएसी का इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, अब तो बहुत, अगर कोई फार्मास्यूटिकल का बड़ा ग्रुप है ना, तो वहाँ तो एचवीएसी की एक सेपरेट टीम ही होती है और उनको काफ़ी अच्छा पैसा भी मिलता है। बस ये है कि बाकायदा काम अच्छा होना चाहिए। काम नहीं रहेगा, आउटपुट नहीं दोगे, प्रॉब्लम 50 रहेंगे, उनको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर क्यों देंगे। सही बात है, वो तो मैं क्या, आप भी नहीं दोगे किसी को अपने जेब से निकाल के। तो ये चीज़ है, जो फैक्ट है, जो आपको एक्सेप्ट करना और उसी हिसाब से काम करना है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया एचवीएसी बिजनेस वाले का जो इंजीनियर है और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले का जो इंजीनियर है, अगर इन दो इंजीनियर का सैलरी कंपैरिजन करना है 5 साल 10 साल के बाद ना, तो आपको डबल का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला जो इंजीनियर है एचवीएसी का, वो सपोज करो 15 लाख सैलरी पहुँच गया ना, तो वो जो एचवीएसी बिजनेस वाले का जो सर्विस इंजीनियर है ना, वो 10 लाख भी पहुँचा रहेगा 15 साल में, पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, गारंटी नहीं है, वो नहीं होगा, उससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना लिमिट बजट रहता है, उससे ऊपर जब उनके एम्प्लॉय जाने लगते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ इश्यूज करते हैं, बाद में वो इंजीनियर छोड़ देता है उनका, फिर नया फ्रेशर लाएंगे, 4-6 महीने ट्रेनिंग देंगे, फिर से तैयार हो जाएगा, मेहनत करके काम करेगा, बिजनेस अच्छा चलता रहेगा एचवीएसी वाले का, तो उसको तो मिलते रहेंगे।
लेकिन जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो ये सोच के नहीं चलती वो सब इंडस्ट्री। इनको क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय इनका जम गया, काफ़ी अच्छा अगर काम कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वेल परफॉर्मेंस है ना, तो कंपनी उसको लॉन्ग टर्म तक टिकाए रखने का सोचेगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं कभी चाहेगी कि नया कोई आए, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है 24/7 चलती है। एक बार अगर यहाँ पे आपका कोई सेटलमेंट सही तरीके से बैठ गया और मैनेजमेंट में आपकी अगर नज़र आ गई कि नहीं, ही इज़ डूइंग बेस्ट और ऑलवेज उसका काम अच्छा रहा और हमेशा कोई इशू नहीं आने दिया, तो वो आपकी ग्रिपिंग, आपका सैलरी, आपका ग्रोथ ऑटोमेटिक होता रहेगा। फिर ये HVAC वाले जो बिजनेस के हैं वाले जो सर्वे जो इंजीनियर रहेंगे ना, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता उनके आगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने एग्जांपल के तौर पे बताई, इन सभी लोगों को बता रहा हूँ कि HVAC इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है वो आप देख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर को फोर्स नहीं करूँगा कि आप ये करो या वो करो, नहीं, ये आपकी चॉइस पे कि आपको करना क्या है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप HVAC इंजीनियर हो तो आपको साइट पे ही काम करना है, आपकी जब इच्छा हो जॉब चेंज कर दो, लोकल में करो, बाहर करो। लेकिन HVAC बिजनेस वाले का जो बेचारा इंजीनियर होता है ना, उसको तो कहाँ कैसा ऑर्डर आएगा वहाँ पे पहुँचा देंगे उसको। ठीक है, पता चला कि सपोज करो, चलो मेरी एक इंडस्ट्री है, मुझे एक AHU लगवाना है, हार्डली कितने दिन का काम रहेगा, 10-15 दिन में हो गया, बोल दूंगा काम खत्म, मेरा इंजीनियर फिर संभालता रहेगा। लेकिन जो HVAC वाला जो बिजनेस हैंडल कर रहा है, वो अपने इंजीनियर को क्या करेगा, मेरे यहाँ रखेगा फ्री में और महीनों पर नहीं रखेगा। अब वो क्या करेगा, जैसे सपोज करो कि कोई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया की, अब उसने वो इसको ऑर्डर दिया, तो अभी अपने इंजीनियर को उठा के वहाँ भेज देगा। तो ये ऑल इंडिया घूमते ही रहते बेचारे, काम तो करते हैं लेकिन घूमते रहते हैं, दिन रात का पता नहीं। क्योंकि जब इंस्टॉलेशन का टाइम आता है ना, तो हर कंपनी को अर्जेंसी रहती है कि नहीं भाई, मुझे 7 दिन में पूरा AHU सिस्टम वगैरह, डक्टिंग वगैरह सब इंस्टॉल करके 2 दिन में चाहिए, 5 दिन में चाहिए, 10 दिन में चाहिए। इस तरह के टारगेट पे रहते हैं बेचारे इंजीनियर, उनके फंसते रहते हैं उसमें। साइट का इंजीनियर क्या, साइट का इंजीनियर सुबह से लेकर शाम तक उनका काम देखेगा, फिर घर चला जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा। लेकिन इनका क्या है, ये शाम के बाद भी रुके रहते हैं, क्योंकि इनका कुछ दूसरा मिसलिनियस जो वर्क है वो चालू ही रहता है। क्योंकि लोकल में कहीं होटल में, कहीं लॉजिंग में बेचारे ठहरे रहते हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं वहाँ जा क्या करेंगे, तो वो 7, 8, 9, 10 बजे तक भी वो अपना काम करते रहते हैं। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दो इंजीनियर के बीच में, इंडस्ट्री के इंजीनियर का और HVAC जो बिजनेस वाला इंजीनियर है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस यही है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन जो मैंने ये ब्रीफ में बताई है ना, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें बताई है। इसको आपको खुद डिसीजन लेना है, खुद सोचना है, खुद इस पर फोकस करना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसमें मैं नहीं चाहता कि मतलब आप लोग अननेसेसरी इसके बारे में डिबेट करें या सोचें या कुछ क्वेश्चन आंसर रहे, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि मेरे पास जो मेरा HVAC इंजीनियर है एज ए इंडस्ट्री, उसकी वैल्यूज़, और जो HVAC का जो बिजनेस हैंडल करता है उसका इंजीनियर, दोनों का कंपैरिजन मैंने बता दिया है। अब आप उसको खुद एनालिसिस करो, व्हाट यू वांट, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या चॉइस है। सबकी अपनी चॉइस होती है और कंडीशन बेस्ड होती है, कोई हाइपोथेटिकल रीज़न नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हर कोई अलग अलग चॉइस करता है। नहीं तो ऐसा रहे तो दुनिया में एक ही जगह पे सब लोग क्यों न टिक जाए, ऐसा नहीं। लेकिन सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी कंडीशन होती है, तो उसके हिसाब से हर कोई अपना पाथ खुद डिसाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही मैं बोलता हूँ, और ज़्यादा इसमें बोलने के लिए स्कोप और कुछ नहीं मेरे पास। और जो भी इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आंसर हो, आप अपना यूट्यूब में मेरे क्वेश्चन रेस कीजिए, मैं आपको आंसर देता रहूँगा और डेफिनेटली दूंगा, अच्छे से दूंगा। और कभी कुछ अगर नहीं मुझसे बताने को हुआ तो मैं आपको उसके ऊपर जस्टिफाई करके दे दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ दूसरा टेक्निकल टॉपिक इससे रिलेटेड लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स, अभी BE की जो पढ़ाई कर रहे हैं सभी को नमस्कार, और जो जॉब में है उनको भी नमस्कार, जो जॉब में जाने वाले उनको नमस्कार। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।